दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे चैनल बियॉन्ड डिग्रीज पे। आज हम पढ़ने वाले हैं जो बुद्धिज़्म हमने सीरीज़ शुरू की थी उसका नेक्स्ट पार्ट। जो पिछली वाली बुद्धिज़्म का पार्ट 1 था वो मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों ने देख ली होगी ये वाली पार्ट देखने से पहले, क्योंकि तभी आपको सही में पूरा आप होलिस्टिकली समझ पाएंगे कि बुद्धिज़्म कैसे शुरू हुआ था। क्योंकि पिछले पार्ट में हमने बात की थी कि बुद्धिज़्म में महात्मा बुद्ध जो थे उनका जन्म कैसे हुआ था, उनका फैमिली बैकग्राउंड देखा था हमने उनकी टीचिंग्स देखी थी कि उन्होंने क्या क्या बताया हुआ है। हमने आइडियाज़ देखे थे, हमने ये देखा था कि बुद्धा जो हैं वो किस तरीके से डिफरेंट हैं जैनिज़्म से। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। हम अपनी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चालू करने वाले हैं और इसमें हम आगे देखेंगे कि बुद्धा की लाइफ में हुआ था जिसको जो कि और ये जो हम ये सारा करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुद्धिज़्म के लिए। तो अगर आपने ये दोनों पार्ट सही तरीके से देख लिया तो आपको कहीं और से बुद्धिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी स्टेट सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप अगर आपने ये दोनों पार्ट सही तरीके से देख लिए तो आपको किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा कुछ भी पार्ट कुछ ऐसा है जो बुद्धिज़्म में रह जाएगा या फिर हो सकता है कंप्लीट ना हो पाए बुद्धिज़्म हमारा ये केवल 2 वीडियो देख के। तो ये सारे डाउट अपने मन से आप निकाल दीजिए और आप बस सही तरीके से पेन कॉपी ले करके बैठिए ताकि जो भी इसमें इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स लगे आप वो नोट डाउन करते चलिए। तो इस तरीके से आपका बुद्धिज़्म जो है ये 2 पार्ट की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा और ये छोटी छोटी वीडियो है 25-25 मिनट की, तो इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम भी सेव हो जाएगा इससे। चलिए शुरू करते हैं फिर ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बुद्धा की डेथ हो गई थी महापरिनिर्वाणा के नाम से जानते हैं जिसे हम बुद्धिज़्म में। कुशीनरा नाम की एक जगह थी जहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद जो सबसे बड़ी इंसिडेंट हुए थे बुद्धिज़्म रिलीजन से हुए वो ये थे कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगर आप बुद्धिज़्म पढ़ रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि सबसे जो इसका मेजर पार्ट है वो यही है कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल कौन कौन सी थी, ये कब कब हुई थी, इनको कौन था राजा था उस एरिया का जहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो करवाई गई थी, और उनका हेड कौन था। मतलब बुद्धिस्ट हेड होगा ना कोई जिसके अंडर में ये सारी की सारी काउंसिल्स हुई थी, तो वो हेड कौन सा था और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी इस काउंसिल में, ये सारी चीज़ें हमें याद करनी है। तो ये आप मान के चलिए कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है पूरे बुद्धिज़्म सीरीज़ का। तो पहला जो बुद्धिज़्म काउंसिल हुई थी वो हुई थी अजातशत्रु नाम के जो किंग थे, और ये किंग थे कहाँ के, मगध के। तो मगध नाम के प्रोविंस के जो किंग थे अजातशत्रु, ये इन्होंने पेट्रोनाइज करवाया था जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल था, और ये हुआ था 483 बीसी में। 483 बीसी में हुआ था राजगीर नाम की जगह पे। राजगीर नाम की जगह पे हुआ था और इट वॉज प्रिसाइडेड बाई, मतलब कि जो बुद्धिज़्म रिलीजन के जो प्रतिनिधि थे उनका नाम था महाकश्यपा, और पेट्रोनाइट करवाया गया था, मतलब जिस राजा के अंडर में ये हुआ था उसका नाम था अजातशत्रु। तो ये चारों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और यहाँ पे जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें और हुई थी वो ये हुआ था कि 2 उनके जो बहुत ही इम्पोर्टेंट शिष्य थे, बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स थे, आनंद और उपाली, उन्होंने सुत्त पिटका और विनय पिटका नाम का 2 ग्रंथ लिखे थे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में ही, जो कि आगे चल के सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स में से गिनी जाती हैं बुद्धिज़्म को लेकर के। सुत्त पिटका और विनय पिटका। सुत्त पिटका को लिखने वाला जो था उसका नाम था आनंद, और विनय पिटका को लिखने वाला जो था उसका नाम था उपाली। तो ये हो गया फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। अब जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है ये कब हुई थी, एग्जैक्ट 100 साल बाद। फर्स्ट वाली कब हुई थी, 483 बीसी में हुई थी, और ये वाली जो सेकंड वाली है वो 383 बीसी में हुई थी, और ये हुई थी वैशाली नाम की जगह पे। और इनके यहाँ पे जो हेड थे बुद्धिज़्म के जो हेड थे हमारे, उनका नाम था सब्बाकामी। क्या नाम था, सब्बाकामी। और जो राजा था जिसने ये करवाई थी, जिसने जगह दी थी कि आप हमारे यहाँ पे करवा लीजिए अपनी ये काउंसिल जो है, उस राजा का नाम था कालाशोक। क्या नाम था, कालाशोक। और ये था ग्रेटेस्ट ऑफ शिशुनागा डायनेस्टी। जो शिशुनागा डायनेस्टी थी उस टाइम पे उनके ये ग्रेटेस्ट किंग थे, इनका नाम था कालाशोक। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसमें एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, और इंसिडेंट ये हुआ था कि वहाँ पे बुद्धिज़्म जो था वो पहली बार इट गॉट डिवाइडेड इनटू 2। पहले का नाम था महासंघिकास और दूसरे का थेरावादिन्स। जो थेरावादिन्स थे वो थे कंजर्वेटिव एकदम, मतलब कि वो बिल्कुल भी आप कह सकते हो एकदम नो चेंजर्स थे। जो चला आ रहा है पिछले 100-150 साल से वो उसे ही और कंटिन्यू करना चाहते थे और उसे ही फॉलो करना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि हम कोई भी चेंज करें। तो इस वाले जो ग्रुप था इसका नाम था थेरावादिन्स। और दूसरे बन गया महासंघिकास। महासंघिकास वो थे जो थोड़े लिबरल नेचर के थे, और वो चाहते थे कि अब काफ़ी टाइम हो गया और समय के हिसाब से, जैसा कि लोग बोलते हैं कि समय के हिसाब से हमें अपने आप को बदलते रहना चाहिए, तो ये इस तरीके के थे, थोड़े लिबरल विचारधारा के थे। तो ये चाहते थे कि हमें अब क्योंकि समय बदल रहा तो हमें भी अपने जो हम पूजा पाठ जिस तरीके से करते हैं, जिस तरीके से हम अपनी
बच्चों को और सीख देते हैं, बुद्धिज़्म को आगे बढ़ाते हैं, उसमें थोड़ा सा हमें चेंज लाने की ज़रूरत है। तो ये वाले जो सेकंड ग्रुप बन गया, इनका नाम पड़ गया महासंघिकास। तो यहाँ तक तो 2 बुद्धिस्ट काउंसिल हो गई हमारी। अब हमारी जो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो हुई थी 250 BC में। पहली कब हुई? 483 में हुई पहली। दूसरी कब हुई? 383 में, यानी कि एग्जैक्ट 100 साल बाद। और जो तीसरी है वो 250 BC में हुई। इनकी डेट से याद कर लीजिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है किसी भी एग्ज़ाम में, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्ज़ाम में सब में ये पूछ सकता है कि कहाँ ये कब हुई थी। तो हमारी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो 250 BC में हुई थी। कहाँ पे? पाटलिपुत्र नाम की जगह पे। और जो बुद्धिज़्म के हेड थे जिन्होंने प्रेसाइड करवाया था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को, उनका नाम था मोगलीपुत्र टिस्सा। तो इनका नाम था मोगलीपुत्र टिस्सा। और जो किंग थे जिन्होंने ये पेट्रोनाइट करवाया था, उनका नाम था अशोका, अशोका द ग्रेट, जो कि मौर्यास थे। उनके सबसे फेमस रूलर थे, सबने उनका नाम सुना है, अशोका। तो अशोका ने ही इसको पेट्रोनाइट करवाया था और इट वॉज प्रिसाइडेड बाई मोगलीपुत्र टिस्सा। तो आप ये नाम याद कर लीजिए। तो जो टिस्सा थे उनका एक और बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो काम है वो आप याद कर लीजिए, ये पूछ लेता है कहीं भी। इन्होंने एक किताब लिखी थी अभिधम्म पीठिका। ये अभिधम्म पीठिका जो थी वो इतनी इंपॉर्टेंट बुक थी कि जैसे 2 फॉलोअर्स हुए थे ना, अभी हमने पढ़ा था कि महासंघिकास हुए थे और थेरावादिन्स हुए थे, तो दोनों के दोनों जो फॉलोअर्स जो ग्रुप थे दोनों ही इस बुक को फॉलो करते थे, अभिधम्म पीठिका को। और ये बुद्धिस्ट फिलोसफी जो है उसके ऊपर लिखी गई है ये बुक कि किस तरीके से बुद्धिज़्म की फ़िलोसफी क्या है उसको डिस्क्राइब किया गया है इसने इस बुक में। तो ये वाली जो बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका नाम याद रख सकते हैं। फिर आते हैं हम चौथे वाले पे। ये जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल्स थी ये 1st सेंचुरी AD में जा कर के ये करवाई गई। तो ये जो फोर्थ वाली हुई ये कब हुई? 1st सेंचुरी AD में, यानी कि लगभग 250 साल का डिफरेंस आ गया थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। तो इसका जो सबसे ज़्यादा लाभ उठाया वो किसने उठाया? हिंदुज़्म ने, क्योंकि 250 साल का अंतर आ गया। तो इन्होंने क्या किया फिर कि कैसे कैसे जो बुद्धिज़्म ऊपर की तरफ जा रहा था उसके फॉलोअर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। तो यहाँ पे 250 साल का जो टाइम मिला इसको जो है हिंदुज़्म के फॉलोअर थे उन्होंने सही तरीके से यूटिलाइज़ किया ताकि बुद्धिज़्म जो है वो और ज़्यादा ग्रो ना कर पाए। अदरवाइज़ क्या हुआ, हिंदुज़्म के लिए एक खतरा बन सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे ये वाला भी एंगल था। तो ये कहीं पे भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस मैंने समझाने के लिए बता दिया है। तो यहाँ पे और इसके जो इट वॉज पेट्रोनाइज्ड बाई कनिष्क। कनिष्क जो थे वो कौन थे? ग्रेटेस्ट ऑफ कुषाण्स। तो हमारी जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी इट वॉज प्रिसाइडेड बाई वासुमित्र और अश्वघोष। हर बार जितनी भी पिछली 3 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी इनको जो इनका प्रिसाइडेड इनके जो हेड थे मतलब बुद्धिस्ट वाले वो एक बंदा था। लेकिन इसमें क्या है कि 2 लोग साथ में मिलकर इन्होंने प्रिसाइडेड बाई करवाया था। इनका नाम था वासुमित्र और अश्वघोष। और जो इस टाइम पे किंग थे उसका नाम था कनिष्क। कनिष्क जो थे वो ग्रेटेस्ट ऑफ कुषाण्स थे। कुषाण डायनेस्टी जो थी एक, जिन्होंने कि सेंट्रल एशिया पे भी राज किया था और अफगानिस्तान पे भी, और जिनके टाइम पे सिल्क रूट जो था वो पूरा इंडिया के कंट्रोल में आ गया था। तो उनका नाम था कनिष्क। कनिष्क ने ही जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है इसे पेट्रोनेट करवाया था। और जिस जगह पे हुई थी उस जगह का नाम था कुंडलवन। कुंडलवन एक जगह है जो कि श्रीनगर के अंदर है। तो आप ये याद कर सकते हो, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एकदम जो भी यहाँ पे अभी तक, क्योंकि चारों की चारों बुद्धिस्ट काउंसिल ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसमें से कुछ भी छोड़ नहीं सकते हो। अब जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया कि जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी इसमें और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी इसमें 250 साल का अंतर आ गया। तो 250 साल का जो अंतर था वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम तरीके से अच्छे से यूटिलाइज़ किया गया हिंदुज़म द्वारा। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जब हुई 250 साल बाद तो वो महायाना और हिनायाना में वो जो पूरा बुद्धिज़्म था वो फिर से डिवाइड हो गया। महायाना जो थे वो बोलते थे कि हम मानते हैं कि जो बुद्धा हैं वो भगवान हैं, और हिनायाना जो थे वो बोलते थे कि हम मानते हैं कि बुद्धा जो हैं वो कोई भी भगवान नहीं है, वो सिर्फ एक धर्म गुरु हैं हमारे, बहुत बड़े, मतलब वो जानकारी उनके पास बहुत ज़्यादा, इस वजह से हमने उनको गुरु माना है, ना कि वो भगवान है। तो जो 250 साल का जो गैप था इसका हिंदुओं ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत अच्छा लाभ उठाया और इन्होंने क्या किया, बुद्धिज़्म को घोषित कर दिया कि ये हमारे जो भगवान विष्णु हैं उनका 9वां अवतार है। तो इस तरीके से क्या हुआ, बुद्धिज़्म एक तरीके से हिंदुइज़्म का पार्ट बन गया। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे बुद्धिज़्म एक तरीके से ख़त्म होने की एकदम उस पर पहुँच गया था किनारे पे, क्योंकि इन्होंने बुद्धिज़्म को हिंदुइज़्म का पार्ट घोषित कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे महायाना और हिनायाना में ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में ये डिवाइड हो गया बुद्धिज़्म। तो ये आप देख सकते हैं क्या क्या इनके बीच में अंतर थे, आपके लिए मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। तो ये तीनों आप याद कर सकते हैं। जो महायाना थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो बोल रहे थे क्या कि बुद्धा जो हैं वो दोबारा
फिर से जन्म लेंगे, एक बार मर गए दोबारा फिर से जन्म लेंगे, फिर तीसरी बार फिर से जन्म लेंगे। इस तरीके से वो बार बार जन्म लेते रहेंगे। जैसे हम हिंदुज़म में बताते हैं कि हमारे जो विष्णु हैं, विष्णु भगवान है, वो जब जब इस धरती पर पाप बढ़ेगा वो दोबारा फिर से जन्म लेंगे। तो इसी तरीके से महायाना वाले जो बुद्धिस्ट के फॉलोअर्स थे वो बोलते थे कि बुद्धा का भी दोबारा जन्म होगा। और अभी वो क्या कर रहे हैं, तुसीटा जो कि सातवां आसमान मानते हैं, उस पर अभी वो आराम कर रहे हैं। और फिर जब जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी वो दोबारा जन्म लेते रहेंगे। जो महायाना वाले थे वो जो थे वो संस्कृत को फॉलो करते थे, और जबकि जो हिनायाना वाले थे वो पाली लैंग्वेज होती है उसके फॉलोअर्स थे। और हिनायाना वाले जो थे वो बोलते थे कि हमारे जो बुद्धा थे वो एक धर्मगुरु थे और वो मर गए, तो अब वो दोबारा कभी भी जन्म नहीं लेंगे इस धरती पर। जबकि महायाना वाले जो थे वो अपोजिट मानते थे और वो बोलते थे कि फिर से वो जन्म लेंगे। तो और जो बुद्धिज़्म थे जब तक वो जिंदा थे वो हमेशा यही बोलते थे कि कभी भी आइडल वर्शिप नहीं करनी चाहिए आपको किसी की भी। तो आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे वो। लेकिन अब जो महायाना वाले थे उन्होंने आइडल वर्शिप शुरू कर दी, और उन्होंने जैसे हम हिंदू धर्म में ही पूजा करते हैं उसी तरीके से उन्होंने बुद्धा की मूर्ति बनाई और उनकी पूजा करने लगे। तो आइडल वर्शिप स्टार्ट कर दी महायाना बुद्धिज़्म में। जबकि हिनायाना बुद्धिज़्म जो थी उन्होंने आइडल वर्शिप तो नहीं की, वो हमेशा से यही मानते थे कि जो उनके बुद्धा थे, मतलब जो असली बुद्धा थे जिसको वो मानते थे कि अब वो दोबारा कभी जन्म नहीं लेंगे, वो एक बहुत बड़े ग्रेट इंटेलेक्चुअल थे, बहुत बड़े जानकार थे, धर्मगुरु थे, लेकिन वो भगवान नहीं थे। इस वजह से उनकी पूजा करना सही नहीं है, ऐसा मानते थे हिनायाना वाले। अब आइए देख लेते हैं कि कैसे कैसे स्प्रेड हुआ बुद्धिज़्म का पूरी दुनिया में। क्योंकि एक टाइम पे क्या हुआ था कि बुद्धिज़्म जो थी वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़े एरिया में फैले हुए धर्मों में से एक हो गया था, जो कि फिर धीरे धीरे ऐसे आगे जाके मैं आपको बताऊंगा क्या क्या रीजन्स हुए इसके पीछे, जिसकी वजह से फिर क्या हुआ कि हिंदुज़म जो बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स थे वो घटते चले गए धीरे धीरे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन था जिसने कि बुद्धिज़्म का स्प्रेड करने में हेल्प करी। तो सबसे पहले आप ये देखिए विजय सिंघवा थे जो कि सीलोन गए थे। कुमार जीवा जो थे वो चाइना गए थे। ये और कमाल की बात ये है कि ये सारे के सारे जो भी मैं आपको ये पूरी लिस्ट बता रहा हूँ ये सारे के सारे इंडियंस थे जो कि इंडिया से हो, पहले इंडिया में मतलब बुद्धिज़्म आया और इंडिया से फिर ये पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार करने के लिए ये अलग अलग पार्ट में गए पूरे वर्ल्ड के, ताकि बुद्धिज़्म जो है उसका बड़े लेवल पर बड़े और ज़्यादा फॉलोअर्स उसके बन सकें और इस धर्म के बारे में दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग सके। इस वजह से धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ये लोग अलग अलग पार्ट में गए। तो सबसे पहले विजय सिंघवा सीलोन गए, कुमार जीवा चाइना गए, कनिष्क जो थे जो कि सेंट्रल एशिया पे जिनका प्रभुत्व था बहुत ज़्यादा, उन्होंने तो सेंट्रल एशिया में खुद ही इस धर्म को आगे बढ़ाने में बहुत काम किया था। महारक्षिता जो थे वो ग्रीस गए, तारा म्यांमार गई, और महेंद्र और संघमित्रा ये दोनों जो थे ये दोनों अशोका द ग्रेट जो थे मौर्यन किंग उनके बच्चे थे ये, और ये दोनों के दोनों जो थे वो सीलोन गए थे ताकि बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार किया जा सके। अब जब भी ऐसा होता है कि हमें किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करना होता है तो वो केवल इस तरीके से नहीं होता है कि हमने किसी एक बंदे दो बंदे को किसी दूसरी ऐप को उसका प्रचार करने के लिए भेजा, लेकिन एक और तरीके से ये होता है जो कि ज़्यादा कामयाब माना जाता है। और वो तरीका क्या है कि जो बड़े बड़े राजा महाराजा हैं उस एरिया के या फिर किसी भी दूसरे राजा के, उनको कन्विंस कर लिया जाए कि हाँ आप हमारे धर्म में कन्वर्ट हो जाओ। तो उससे क्या होगा कि उस एरिया के जितने भी लोग हैं उनको एक झटके से पता लग जाएगा कि हाँ एक कोई नया धर्म है जिसमें राजा जो है वो कन्वर्ट हो गया है। तो उससे उस धर्म को काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर्स वहाँ पे बड़ी आसानी से जुटाने में बहुत कम टाइम लगेगा और काफ़ी कम टाइम में वो बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स अपने बढ़ा लेगा उस एरिया में। तो इस तरीके से भी बहुत सारे राजाओं ने जो है वो कन्वर्ट हो गए बुद्धिज़्म में, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, ऐसा बुद्धिज़्म जो था वो बहुत बड़ी चीज़ मानी जा रही थी कि जो भी इस धर्म में चला जाएगा एक तरीके से वो मतलब हिंदुज़्म में काफ़ी सारी ऐसा उस टाइम पे ऐसा प्रचार हो गया था कि हिंदुज़्म में बहुत सारी बुराइयां हैं, तो इन सारी बुराइयों को दूर करने का एक ही तरीका है कि बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो जाओ। तो इस वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे राजा जो थे वो कन्वर्ट होने लगे थे। तो उनमें से कुछ जो सबसे मेन राजा थे जो कि सबसे बड़े थे, राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट जिन्हें कहते हैं, ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े राजा थे वो सारे उनके नाम मैं आपको बताऊँगा। बाकी जो छोटे छोटे राजा थे ऐसे तो बहुत सारे थे, आप उनका नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है और ना ही वो कहीं भी पूछेगा। तो सबसे पहले तो आप याद कर लीजिए कि कुमारगुप्त जो थे गुप्ता डायनेस्टी के, उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी वही सबसे इंडिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटियों में से एक है जिसमें कि बुद्धिस्ट स्टडीज़ जो थी वो होती थी, और बहुत दूर दूर से लोग जो हैं इस बुद्धिस्ट स्टडीज़ को यहाँ पे पूरा करने के लिए आते थे नालंदा यूनिवर्सिटी में। और नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई किसने है? कुमारगुप्त ने। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको याद कर लीजिए कि किसने बनाई थी, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इसमें और कुछ काम का नहीं।
पालास थे जो कि वेस्ट बंगाल के राजा हुआ करते थे। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी एंशियंट, तो उसमें गोपाला थे इनके सबसे पहले रूलर, फिर धर्मपाला है, फिर देवपाला है। तो आप बस ये याद कर लीजिए कि गोपाला जो थे वो सबसे पहले पालास के रूलर थे, और बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स थे ये जो पालास थे। तो इतना काफ़ी रहेगा। और इन्होंने एक और आप याद कर सकते हैं कि इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो कि बिहार की सबसे बड़ी मेजर यूनिवर्सिटीज़ में से एक मानी जाती है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, वो भी पालास ने ही बनवाई थी। मिनांडर जो थे, जो कि इंडो ग्रीक्स थे, इंडो ग्रीक्स के जो सबसे ग्रेटेस्ट किंग माने गए थे वो थे मिनेंडर। आप मिनेंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा हैं, क्योंकि इंडो ग्रीक्स ही पहली ऐसी सभ्यता थी, मतलब ऐसा किंगडम था जिन्होंने कि सोने के सिक्के जो थे वो इंडिया में स्टार्ट किए थे। तो इसमें से इंडो ग्रीक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप याद कर सकते हैं कि मिनांडर जो थे वो भी बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए। तो इनको कन्वर्ट किसने किया था? नागसेना ने। नागसेना एक बुद्धिज़्म के गुरु थे जिन्होंने कि मिनेंडर को कन्वर्ट किया था। और जो ये कन्वर्ट होने का जो डायलॉग था, मतलब कि मिनेंडर को ऑब्वियस वाली बात है कि कुछ ना कुछ उसके मन में भी क्वेश्चन आए होंगे कि क्यों कन्वर्ट हो जाऊँ मैं बुद्धिज़्म में। तो उस क्वेश्चंस के जो आंसर दिए नागसेना ने, तो इनका जो पूरा कॉम्बिनेशन था कि किसने क्या पूछा और दूसरे ने क्या आंसर दिया, तो इनको मिला करके एक पूरी बुक लिखी गई है क्वेश्चंस और आंसर्स की, और इस बुक का नाम है मिलिंद पन्हा। तो आप इस बुक का नाम याद रख सकते हैं, मिलिंद पन्हा नाम की ये बुक है। मिनांदर के बाद ये हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन जो थे वो वन ऑफ द लास्ट ग्रेट किंग्स, हिंदू किंग्स आप कह सकते हो, वो इंडिया के जो थे वो हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन को ह्वेनसांग ने कन्वर्ट कर दिया था महायाना बुद्धिज़्म में। जैसे भी हमने पीछे पहले मैंने आपको बताया था कि महायाना और हीनायाना दो बुद्धिज़्म के पार्ट बन चुके थे। महायाना यानी कि ग्रेट जर्नी, यानी कि बार बार बुद्धा जो हैं वो ऐसा माना जाता है कि इसमें जन्म लेंगे, तो उसमें कन्वर्ट करवा दिया था ह्वेनसांग ने, हर्षवर्धन का कन्वर्जन करवा दिया था। और साउथ इंडिया में क्या हुआ, जो आचार्य नागार्जुन थे, जो कि माना जाता है कि बुद्धिज़्म के आज तक के सबसे बड़े अगर कोई बुद्धिस्ट गुरु हुआ है तो वो कौन हुआ है? आचार्य नागार्जुन। आचार्य नागार्जुन ने साउथ इंडिया में एक यूनिवर्सिटी बनाई नागार्जुनी कोंडा नाम के जगह पे। इस यूनिवर्सिटी का नाम उन्होंने रखा श्री पर्वत यूनिवर्सिटी, और ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड ही किताबें पढ़ाती थी और उनके बारे में पढ़ाती थी, और कि उनकी फ़िलोसफी क्या है, ये सब पढ़ाते थे ये इस यूनिवर्सिटी में। और ये जिस जगह पे, उस जगह का नाम है नागार्जुनी कोंडा, मतलब ये वो जो आचार्य नागार्जुन थे उनके नाम के ऊपर ही इस जगह का नाम भी रखा गया है, इतने ज़्यादा फेमस थे। और इनको इंडिया का आइंस्टीन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी। इन्होंने केमिकल्स के ऊपर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, मतलब ऐसा कोई फील्ड नहीं है कि आप अगर नाम लो तो इन्होंने सारे फील्ड में बहुत ही अच्छे लेवल पे काम किया हुआ है। तो आइए अब हम एक नज़र डाल लेते हैं कि जब सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा था, एकदम हंकी डोरी चल रहा था, और बुद्धिज़्म जो है वो बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया में फैला, तो फिर दिक्कत कहाँ गई? कैसे अचानक से बुद्धिज़्म जो था वो एकदम विलुप्त होने के कगार पहुँच गया, और क्या रीजन्स रहे जो कि वो आगे और एक्सपेंड नहीं कर पाए? तो ये आपके लिए मैंने कुछ रीजन्स नोट डाउन कर लिए हैं। आपको बताता हूँ मैं क्या हुआ। कि पहला तो मैंने आपको बताया था अभी कि बुद्धिज़्म जो था उसको हिंदुइज़्म ने बोला कि ये विष्णु के 9वें अवतार हैं, तो एक तरीके से वो हिंदुइज़्म का पार्ट बन गया। तो सबसे बड़ी तो दिक्कत ये हो गई कि अब हिंदुइज़्म जो था वो एक अपने आप में एक सेपरेट अलग रियल रिलीजन नहीं माना जाने लगा, और वो क्या हो गया, एक हिंदुइज़्म का पार्ट। दूसरा क्या हुआ कि उसी टाइम पे जो इस्लाम था वो बहुत तेज़ी से फैला पूरी दुनिया में, और उन्होंने क्या किया कि टर्क्स को कन्वर्ट करवा लिया, और टर्क्स जो थे उन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम को बहुत तेज़ी से फैलाया। तो और वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, इस वजह से वो क्या करते थे कि जैसे ही वो इंडिया में आए, इंडिया में आके जैसे स्लेव डायनेस्टी शुरू हुई, उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे जितने भी पुराने चैत्य थे, स्टूपास थे, वो सारे इन्होंने तोड़ने शुरू कर दिए स्लेव डायनेस्टी जैसे ही इंडिया में आई। तो आपने अगर नाम सुना होगा, बख्तियार खिलजी हो गए या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, इन सब ने बहुत ही बड़े स्केल पे जैसे ये आए दिल्ली पे, तो जिस रीजन में ये पूरे राज करते थे वहाँ पे इन्होंने फिर बिल्कुल बुद्धिज़्म को फैलना उसका एकदम उस पर पाबंदी लगा दी, और जो पुरानी बनी इनकी बड़ी बड़ी आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स थे उसको उन्होंने तोड़ दिया। तो इस वजह से क्या हुआ कि बुद्धिज़्म को छोड़ करके इंडिया और नेपाल की साइड जाना पड़ा, और जब वहाँ पे नेपाल जाना पड़ा तो फिर वो नेपाल में ही वो वहाँ पे वहीं के उस छोटे से एरिया में ही उनको सिमट के रह जाना पड़ा, और वो और ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाया। और उनसे पहले भी जब इंडिया में गुप्ता डायनेस्टी थी, तो उस टाइम पे जो बड़े बड़े रूलर्स हुआ करते थे, जैसे कि समुद्रगुप्त हुआ, कुमारगुप्त हुआ, और श्रीगुप्त, और जितने भी मतलब उस डायनेस्टी के बड़े बड़े रूलर्स थे, वो किसी भी राजा के ऊपर अटैक करते थे जो भी बुद्धिज़्म का फॉलोअर बन गया था, और उससे बोलते थे कि तुम वापस हिंदुइज़्म में कन्वर्ट हो जाओ।
तो हम तुम्हारा राज्य जो है वो वापस छोड़ देंगे, अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, इसको एनेक्स कर लेंगे, अपने कब्जे में ले लेंगे। तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा ऐसी कोशिश की कि बुद्धिज़्म जो है वो और ज़्यादा एक्सपेंड ना करे, केवल हिंदुइज़्म का ही प्रचार प्रसार हो। क्योंकि जो गुप्तास थे वो मानते थे कि जो असली धर्म है, जिसके वो फॉलोवर हैं, उसको ही उसी उसी को सबको फॉलो करना चाहिए, और बुद्धिज़्म का कोई भी फॉलोवर नहीं होना चाहिए। हम एक बार आर्किटेक्चर पर नज़र डाल लेते हैं कि बुद्धिज़्म के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से टेम्पल वो किस तरीके से अपने बनाते हैं। तो उनके यहाँ पे आप जब देखोगे तो उनके यहाँ पे जो सबसे मेजर 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है स्तूपा, दूसरा होता है चैत्य, और तीसरा होता है विहार। स्तूपा जो होता है वो हमेशा किसी न किसी की रिलिक पे बना होता है। रिलिक मतलब कि राख होती है, कि अगर कोई भी बड़ा बुद्धिज़्म का जो पुजारी था वो मर गया अगर, तो उसकी जो राख होती है, उसकी राख पे ही हम दूसरा कोई बड़ा जो स्तूपा होगा वो बनाएंगे, तो उसको काफ़ी शुभ माना जाता है ऐसा। तो इस तरीके से क्या करते थे, स्तूपा क्या हो गया, पहला तो जहाँ पे मेन पूजा करने का जो सबसे स्थल होता है वो हो गया स्तूपा, जहाँ पे रोज़ लोग जाते हैं सुबह शाम और जाकर के पूजा पाठ करते हैं, वो हो गया स्तूपा बुद्धिज़्म का। फिर चैत्य क्या होता है, चैत्य में आपने मूवीज़ में देखा होगा कि जो बुद्धिस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी उनकी लंबी लंबी कतारों में वो बैठ करके मेडिटेट करते रहते हैं। तो वो वाली जो जगह होती है उसे कहते हैं चैत्य। वो एक तरीके से प्रेयर हॉल होता है, लेकिन मतलब वहाँ पे मेडिटेट करते हैं लोग, शांति पाने के लिए जाते हैं चैत्य में। और विहार जो होते हैं वहाँ पे आराम करने के लिए जाते हैं, वो रेस्ट हाउस होते हैं बुद्धिस्ट मॉन्क के। अब आर्ट देख लेते हैं एक बार। जो बुद्धिज़्म है उसको, उसके 3 डिफरेंट स्कूल्स ऑफ आर्ट हैं जो कि उसको रिप्रेजेंट करते हैं बुद्धिज़्म को इंडिया में। तो पहला है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो डेवलप किया गया था सुंगा डायनेस्टी के द्वारा। सुंगा डायनेस्टी ने डेवलप किया था मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। इसमें क्या होता है, बुद्धा जो होते हैं वो हमेशा उनकी एक ही तरीके की आप प्रतिमा देख सकते हैं, उसमें वो बैठे रहेंगे और बैठेंगे, और वो जो उनके सर के पीछे जो है वो ज्ञान चक्र जो है वो घूमता रहेगा। वो दिखाएगा कि ये एक तरीके से ज्ञान का प्रतीक है कि बुद्धा जो है वो उन्होंने अपनी बोधि को अटेन कर लिया है। बोधि यानी कि जो सबसे ऊपर वाला जो ज्ञान होता है, मतलब उन्होंने उसे पा लिया है। जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि वो बैठे हुए हैं और उनके सर के पीछे ये वाला जो चक्र है वो, इसे ही कहते हैं ज्ञान चक्र। तो ये हो गया मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। इसमें इनकी जितनी भी फ़ोटोज़ मिलेंगी आपको उसमें वो सेम पोजीशन में मिलेंगे और इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। और ये बस इसमें आप इतना याद कर सकते हैं कि इसको डेवलप किसने किया है, तो वो सुंगा डायनेस्टी ने डेवलप किया है। फिर आते हैं हम गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो थोड़ा, क्योंकि ये सेंट्रल एशिया में उस टाइम पे जो राज कर रहे थे कुषाण, उन्होंने इसको डेवलप करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। तो इसमें से क्या है, इसमें थोड़ा सा ग्रीक और रोमन इनका टच भी आता है। तो इसमें क्या होता है, ये आप इनकी जितनी भी गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट की जितनी भी इमेज होंगी उसमें बुद्धा जो होंगे वो खड़े रहेंगे एकदम, वो उनका कद काठी काफ़ी मजबूत रहेगी और लंबे चौड़े रहेंगे वो, और एक तरीके से वो हमेशा गुरु की दशा में एक तरीके से खड़े रहेंगे, और वो एक हाथ से आशीर्वाद देते हुए आपको एज ए टीचर आपको हमेशा वो मिलेंगे। तीसरा जो है वो है हमारा अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट जो है ये सबसे ज़्यादा डेकोरेटिव फॉर्म है इनकी, और ये डेवलप की गई थी सतवाहना डायनेस्टी द्वारा। सतवाहना डायनेस्टी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ये साउथ इंडिया में सबसे पावरफुल डायनेस्टीज में से और सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक जिन्होंने राज किया उनमें से एक है ये। और सतवाहना जो थे, इन्होंने इस वाली आर्ट स्टाइल जो है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, इसको डेवलप किया है। इसमें आपके बुद्धा के सारे फॉर्म यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बुद्धा आपको यहाँ पे लेटे हुए स्टाइल में मिल जाएंगे, आपको खड़े हुए भी, बैठे हुए भी, चलते हुए भी, हर तरीके की मतलब स्टाइल में आपको ये मिल जाएंगे इस वाली स्कूल ऑफ आर्ट में बुद्धा जो है। अब देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या साइंस हैं बुद्धिस्ट आर्ट के। तो बुद्धिस्ट आर्ट में जब आप देखेंगे तो जब बुद्धा पैदा होने वाले थे तो उनकी जो माँ थी, उन्होंने सपने में क्या देखा था, हाथी। तो जो हाथी है वो सिम्बोलाइज करता है बर्थ ऑफ बुद्धा को। लोटस और एलिफेंट जो है वो बर्थ ऑफ बुद्धा को सिम्बोलाइज करता है। और जो हॉर्स है ये रिप्रेजेंट करता है महाभिनिष्कर्मा, जो कि बुद्धा जो थे वो छोड़ करके जब चले गए थे अटेन करने के लिए नॉलेज को, निर्वाणा अटेन करने के लिए वो निकल गए थे अपने घर से, तो उस वाले को रिप्रेजेंट करता है हॉर्स। क्योंकि हॉर्स यहाँ पे कौन है, कंटका। कंटका जो उनका सबसे प्यारा हॉर्स था, वो क्या हुआ था, जब बुद्धा छोड़ के गए थे जैसे ही अपने कपिलवास्तु से वो निकल गए थे रात को अपने ड्राइवर को और हॉर्स को, कंटका और चिन्ना जो थे उनको लेकर के, तो हॉर्स जो था वो उसी टाइम पे वहीं पे, जब हॉर्स को इतना दुख हुआ बुद्धा के जाने का कि वहाँ पे ही उसने अपनी जान दे दी थी। तो इस वजह से क्या है, ये जो हॉर्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है द ग्रेट डिपार्चर को।
अब जो ट्री है, ट्री क्योंकि ट्री के नीचे ही बैठ करके बुद्धा ने अपनी ज्ञान की प्राप्ति की थी, बोधि या इनलाइटमेंट जो था वो उनको वहीं मिला था। तो इस वजह से जो ट्री है वो सिग्निफाई करता है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन यानी कि जो उनको ज्ञान मिला है बोधि ट्री के नीचे बैठ के, तो उसको सिग्निफाई करता है यहाँ पे ट्री। और इन्होंने पहला जो अपना सरमन था वो भी इन्होंने डिलीवर किया था कहाँ पे, डियर पार्क में सरमन, तो वो भी आप याद कर सकते हो। वो सब तीनों चीज़ें जो हैं वो ट्री से सिग्निफाई होती हैं। एक बार हम अगर लिटरेचर पर नज़र डाल लेते हैं तो जो लैंग्वेज थी, बुद्धा जिस लैंग्वेज को यूज़ करते थे वो उस लैंग्वेज का नाम था प्राकृत लैंग्वेज। प्राकृत लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि आम बोलचाल की भाषा आप जैसे कह सकते हो, जैसा कि वहाँ के आसपास के लोग जिस भाषा में बात करते थे तो बुद्धा भी उसी भाषा में बोलते थे ताकि आम लोगों को समझ में आ सके। ऐसी कोई भाषा नहीं बोलते थे ताकि आम लोगों को समझने में दिक्कत हो। तो इस वजह से ये प्राकृत लैंग्वेज का यूज करते थे। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि महायाना का ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया बुद्धिज़्म के ऊपर कंपेयर टू हिनायाना, क्योंकि वो उसके जो सबसे मेजर जो रीजन था महायाना के डेवलप होने का वो कौन थे, आचार्य नागार्जुन देव, और वो बहुत ही बड़े स्कॉलर थे। तो वो किस लैंग्वेज का यूज़ करते थे, संस्कृत लैंग्वेज का। तो इस वजह से क्या हुआ कि आगे चल के जो बुद्धिज़्म की जो लैंग्वेज थी वो प्राकृत से चेंज हो गई और वो संस्कृत बन गई, क्योंकि महायाना का इन्फ्लुएंस जो था वो बुद्धिज़्म पे बढ़ता चला गया धीरे धीरे। तो दोस्तों यहीं पे ये वाला वीडियो हम समाप्त करते हैं। और ये था हमारा बुद्धिज़्म के ऊपर हमारी जो सीरीज़ थी 2 पार्ट की, वो हम यहाँ पे कंप्लीट हो रही है यहाँ पे। तो अगर आप ये दोनों सीरीज़ अच्छे तरीके से देख लेंगे और इसमें नोट डाउन कर लेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और उनको आप कई बार रिवाइज़ कर लेंगे अगर, तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं ऐसी और भी कई सारी वीडियोज़ लाता रहूँगा ताकि आपको काफ़ी आसानी होगी आपकी प्रिपरेशंस कंप्लीट करने में। और मैं करंट अफेयर्स के ऊपर भी वीडियोस डालता रहता हूँ और इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर भी वीडियोस डालता रहता हूँ। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो आपको उसके बारे में एक नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।